हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हम पढ़ेंगे मुगल पीरियड के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है। लेट्स स्टार्ट। इन फर्स्ट पॉइंट है इंडियाज ट्रेड एंड अर्ली इन्वेडर्स। इंडिया की जो व्यवसाय था, ट्रेड था, वो कैसा था, और अर्ली इंडिया में सबसे पहले आने वाले इन्वेडर्स कौन थे, तो उनको देखते हैं। इंडिया हैड बीन ट्रेडिंग विद वेस्टर्न कंट्री। इंडिया हमेशा से ही वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो है ट्रेड व्यवसाय करता आया है सिंस द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब से सिंधु घाटी सभ्यता का हमारे सामने परिप्रेक्ष्य आता है। ड्यू टू इट्स वेल्थ, क्योंकि इंडिया की बहुत अच्छी वेल्थ थी, इंडिया वॉज कॉल्ड गोल्डन बर्ड। सोने की चिड़िया इंडिया को कहा जाता था। सोने की चिड़िया, वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन बर्ड कहा जाता था। इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, वेल्थ, उसकी इकोनॉमिक पावर बहुत अच्छी थी, एंड वॉज फ्रीक्वेंटली इन्वेडेड। इसीलिए इंडिया के ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए। बहुत लोगों ने इंडिया पर जो है कॉलोनाइज किया इंडिया। अलेक्जेंडर एंड बाबर अटैक्ड इंडिया। अब अलेक्जेंडर ने भी, जो अलेक्जेंडर है, और बाबर ने भी इंडिया पर अटैक किया, बट अनलाइक अदर्स, लेकिन दूसरों की तरह बाबर एस्टैब्लिश हिज रूल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट लूटिंग वेल्थ। सब लोग लूट कर चले जाते थे भारत को, लेकिन बाबर ने यहाँ पर अपने वर्चस्व को स्थापित किया, एस्टैब्लिश हिज रूल, अपने शासन को स्थापित किया, इंस्टेड ऑफ जस्ट लूटिंग वेल्थ। या ना कि यहाँ की सिर्फ उन्होंने लूटा तो था, लेकिन लूटने के साथ साथ पर उन्होंने यहाँ पर अपने साम्राज्य को भी स्थापित किया था। बाकी सब तो लूट कर चले जाते थे इंडिया को। ओके, फाउंडेड ऑफ द मुगल एम्पायर। अब सबसे पहले फाउंडेशन देखते हैं कि किसने नींव रखी मुगल एम्पायर की, मुगल साम्राज्य की। बाबर ने रखी थी 1526 में, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो कि कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। फाउंडेड द मुगल एम्पायर, उन्होंने ही फाइंड आउट किया मुगल एम्पायर को। मुगल साम्राज्य की स्थापना यहाँ से देखने को मिलती है। आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, जैसे ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और फिर बाबर का राजपत्य शुरू हो गया। द मुगल गवर्नेंस सिस्टम, जो मुगल शासन है, जो सिस्टम है, वॉज अ ब्लेंड ऑफ पर्शियन और अरेबिक इन्फ्लुएंस का मिक्सचर है। ब्लेंड मतलब मिक्सचर होता है, राइट। तो मुगल शासन पर्शियन लोगों का और अरेबिक इन्फ्लुएंस का मिक्सचर देखने को मिलता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर was monarchical assisted by the several senior officials। monarchical मतलब होता है कि कुछ एक राजा का शासन, जो जिसको बहुत सारे लोग असिस्ट करते हैं, सलाह देते हैं ऑफिशियल्स को, सेवरल सीनियर्स ऑफिसर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल इंपीरियर। अब प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं मुगल साम्राज्य की। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या है, तो सबसे पहले वजीर आता है। व्हाट इज वजीर? इक्विवेलेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। आज के प्राइम मिनिस्टर इज इक्विवेलेंट टू द वजीर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स के अंदर आते हैं। हैंडेड ओवरऑल गवर्नेंस, यही जो है संभालता था पूरे शासन प्रक्रिया को। फिर दीवान क्या होता है? फंक्शंस एज अ डेप्यूटी मिनिस्टर। दीवान, डी से हम याद रखेंगे डेप्यूटी मिनिस्टर्स, जो आज के डेप्यूटी मिनिस्टर हम कह सकते हैं। ऑल्सो पोस्टेड एज द प्रोविंशियल लेवल, प्रांतों के स्तर पर उन्हें स्थापित किया जाता था, दीवानों को, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। मीर बख्शी क्या होता है? मीर बख्शी एक वर्ड था जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में फेमस था। इसका मतलब आर्मी मिनिस्टर। सेना का जो सेनापति है वो होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा मिलिट्री अफेयर्स के लिए, सेना के कार्यों से संबंधित काम करेगा, मीर बख्शी उसे कहा जाता था। काजी उल कजात किसे कहते थे? काजी उल कजात चीफ जज होता था। जैसे आज का जज जो है वो काजी कहलाता था। हेडेड द जुडिशरी, हेडेड करता था, अपनी जुडिशरी को चलाता था। चीफ सरदार कौन होता था? चीफ सरदार यानी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, जो धार्मिक चीज़ों के, धार्मिक मामलों को सुलझाने का काम करता था, जो जिनके चार्ज, धार्मिक मामलों के चार्ज जिनके हाथ में थे, उसे चीफ सरदार कहा जाता था। मुस्ताकी क्या होता है? मुस्ताकी एक वर्ड है, इसका मतलब ऑडिटर। ऑडिटर इंश्योर्ड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, जो रुपए से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बनाए रखता था शासन प्रशासन के अंदर, वो मुस्ताकी कहलाता था। मुस्ताकी उस समय एक प्रसिद्ध वर्ड था। ये सब वर्ड जो थे ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में इन ऑफिशियल्स के नाम थे। कोतवाल किन्हें कहते थे? पुलिस चीफ को कोतवाल कहा जाता था। मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर, और आज भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हम इस तरह के वर्ड्स आज भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इनका इन्फ्लुएंस मुगल्स का हम पर रहा है। देन निकार, साबनी या निकार यानी स्पाई होता था। मॉनिटर्ड गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, जो नज़र रखता था गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ पर। स्पाई यानी गुप्तचर जो होता है।
हरकारा होता है मैसेंजर कैरिड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम्युनिकेशन संचार को पहुंचाने का काम करता था हरकारा। तो ये हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है हम देखते हैं। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सूबा जो प्रांतों के स्तर पर हुआ जाता है, सूबा यानी प्रांत होते थे, प्रांत को सूबा कहा जाता था, इसीलिए इसको गवर्न करने वाला सूबेदार या नाजिम कहलाता था। प्रांतों को संभालने वाला हेड क्या कहलाता था, नाजिम और सूबेदार कहलाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवान और बख्शी कौन होते हैं, दीवान कौन होता है, असिस्टेड द सूबेदार, जो सूबेदार के नीचे होता है, असिस्ट करता है इन रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी जो रिलेटेड विद कर, टैक्स से रिलेटेड रेवेन्यू कामों में जो हेल्प करता था, सूबेदार को असिस्ट करता था, मिलिट्री अफेयर्स को देखभाल करता था, ये दीवान और बख्शी होते थे। सरकार क्या है, डिस्ट्रिक्ट होती थी, सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। मैनेज द फौजदार डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, फौजदार कौन होता था, जो जिला को संभालता था, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट और सरकार को संभालने वाले फौजदार, फौजदार यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसे हम आज के टाइम में कलेक्टर कहते हैं, जो कलेक्टर इंचार्ज होता है उसको, ठीक है। परगना क्या होता था, तहसील होती है परगना, और सब डिस्ट्रिक्ट कहते हैं जिसे, उसे उस समय तहसील को परगना कहा जाता था। कंट्रोल्ड बाय शिखदर और शिदगर, ये दो नाम हैं जिनसे कंट्रोल होती थी सब डिस्ट्रिक्ट। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम देखते हैं। मुकादम, मुकादम यानी विलेज हेड, विलेज हेड को मुकादम कहा जाता था। पटवारी को क्या कहते हैं, वो पटवारी कौन सा काम करता था विलेज के अंदर, कलेक्टेड टैक्सेस, करों को वसूली करना। चौधरी सेटल डिस्प्यूट, जो चौधरी होती थी वो जो कन्फ्लिक्ट हो जाते थे लोगों के बीच में, उन कन्फ्लिक्ट को ठीक करने का काम चौधरी करते थे। तो ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नाम थे। नाउ हम देखते हैं रिकॉर्ड कीपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता था मुगल पीरियड में, किस तरह से रिकॉर्ड्स को रखा जाता था। तो दीवान ए इंशा नाम है, दीवान ए इंशा क्या करते थे, रिकॉर्ड कीपिंग का काम। इस्टेब्लिश इन द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पीरियड के समय इस पोस्ट को इस्टेब्लिश किया गया। लेटर एक्सपेंडेड बाय मुगल्स, पहले दिल्ली सल्तनत ने इस पोस्ट को, दीवान इंशा को इस्टेब्लिश किया, फिर मुगल्स ने इसे और एक्सपेंड किया था अपने टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। उसके हम बात करते हैं वाकिया नवीस। वाकिया नवीस क्या होता है, वाकिया नवीस एक पोस्ट का नाम है। रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स, ये कौन सा काम करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, कीपिंग रिकॉर्ड रखते हैं, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है ये इवेंट को रिकॉर्ड करने का काम पेपर वर्क में। फिर दर उल इंशा, दर उल इंशा परसर्व्ड इम्पीरियल ऑर्डर्स एंड डिक्रीज, इसका मतलब होता है कि दर उल इंशा जो है इम्पीरियल ऑर्डर, जो राजा का ऑर्डर होता था उनको परसर्व करता था, पहुंचाता था एक लोगों तक, और ऑर्डर्स और मनवाता था। ब्रिटिश म्यूजियम कंटेन्स मेनी मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, जैसे कि ब्रिटिश म्यूजियम जो है उन्होंने आज मुगल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के रिकॉर्ड्स को काफ़ी हद तक रखा है, कीप कर रखा है। मनसबदारी सिस्टम है वेरी इंपॉर्टेंट, मुगल पीरियड का मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, अकबर लेकर आया था इस मनसबदारी सिस्टम को टू मैनेज मिलिट्री, सेना से रिलेटेड कामों को और प्रशासन से रिलेटेड कामों को देखभाल करने के लिए, प्रबंध करने के लिए, मैनेज करने के लिए मनसबदारी सिस्टम कौन लेके आया था, अकबर लेकर आया था। मनसब यानी रैंक, रैंक क्या होती है, किसी भी पोस्ट, रैंक पोजीशन, तो मनसब का मतलब होता है रैंक। डिफाइंड पोजीशंस, ये पोजीशन को डिफाइन करती है। प्रेस्टीज कि उसकी क्या प्रेस्टीज है समाज के अंदर, उसकी क्या एक कहते हैं ना कि हाँ आपकी इज्जत, अथॉरिटी सत्ता को बताती है, एंड ऑफिसर्स की प्रेस्टीज को मनसब बताती है। रैंक्स रेंज्ड फ्रॉम 20 to 5000, 20 से लेके 5000 तक रेंज रहती है, रैंक्स रहती है इसमें, रैंक विद स्पेशल केसेस रीचिंग 7000 रैंक्स भी पहुंच जाती है, बहुत ऊपर रहती है स्पेशल केसेस में। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हॉर्समैन एंड इन्फेंट्री मेंटेन्ड बाय द मनसबदार, और ये किस चीज़ पर बेस्ड रहती है कि कितने घोड़े और इन्फेंट्री, हाथी और ये सब है, इन पे रहती है मेंटेन्ड मनसबदारी सिस्टम। प्रमोशंस इन्वॉल्व्ड मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर मनसबदारी रैंक्स, अब प्रमोशंस कैसे 20 से लेके 5000 तक है, लेकिन प्रमोशंस कैसे हुआ करते थे कि कैसे रैंक्स ऊपर जा रही, कितनी इन्फेंट्री हॉर्सेस हैं, इस संख्या में, इस नंबर में ये रैंक्स बढ़ती थी, इसी को प्रमोशंस कहा जाता, पदोन्नति कहा जाता था, ठीक है। सैलरी एंड पेमेंट सिस्टम थोड़ा सा समझते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रहता था। विलियम इरविन्स आर्मी ऑफ द
इंडियन मुगल्स में डिस्क्राइब करते हैं 3 कैटेगरीज ऑफ मनसबदार, 3 तरह के मनसबदार की बात करते हैं, रैंक की बात करते हैं स्पेशली यहाँ पर, विद डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर, और वह कहते थे इनकी सैलरी करते हैं। सैलरीज वर पेड इन दाम्स, दाम्स करके एक इनकी करेंसी थी, दाम्स में इन्हें सैलरी पेड की जाती थी, जिसका मतलब 40 दाम्स इक्वल टू 1 रुपी था, कि 1 रुपये का मतलब 40 दाम, 1 रुपये का मतलब 40 दाम होता था, उस समय की बात है। दाम इनका एक करेंसी का नाम है। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मनसबदार, जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मनसबदारी होती है ऑफ 5000, जिसे कहते हैं 5000 वाली मनसबदारी, तो उन लोगों को कितने रुपए मिलते थे, ये इनका एक अमाउंट है एनुअली, सेकेंड अमाउंट इतना और थर्ड अमाउंट इतना दिया जाता था उन्हें रुपीज़ में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 रुपीज़ इक्वल टू 40 दाम्स, अब हमें इन्हें दाम्स में करना है। तो ये 3 कैटेगरी है। और सोल्जर रिसीव्ड 200 एनुअली, उन्हें एनुअली हर साल 200 रुपये मिलते थे। 200 रुपये इंटू हम 1 रुपीज़ का 40 दाम हम कर लेंगे, उन्हें दाम में हम रुपीज़ में कर रहे हैं कैलकुलेटेड, राइट। देन हॉर्स ओनिंग सोल्जर, जिनके पास घोड़े हुआ करते थे, हॉर्स ओनिंग सोल्जर गॉट 20 पर मंथ उन्हें मिलता था, राइट। नाउ पर मंथ यानी 25 रुपये पर महीने मिलते थे। चैलेंजेस इन द मिलिट्री सिस्टम, अब क्या चैलेंज आते थे मिलिट्री सिस्टम में मुगल पीरियड में, डिलेड सैलरी पेमेंट्स, बहुत लेट पेमेंट सैलरी उन्हें मिलती थी लोगों को जो काम करते थे, कॉज सोल्जर टू लीव जॉब्स, इसी कारण जो जितने भी सैनिक थे, सोल्जर थे, वो अपनी जॉब छोड़ दिया करते थे क्योंकि उन्हें सैलरी बहुत में लेट मिलती थी। बिफोर अलाउद्दीन खिलजी से पहले आर्मीज रिलाइड ऑन लोकल चीफ ट्रेंड्स एंड फेडरल लॉर्ड्स, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन नहीं था उससे पहले जो आर्मीज थी, जो सेना थी, वो किस पर रिलाई करती थी, जो लोकल वहाँ के स्थानीय चीफ होते थे, स्थानीय जो लोग होते थे उन पर, एंड फेडरल लॉर्ड्स जो सामंत होते थे उन पर आर्मी रिलाई करती थी। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट आर्मी, अब अलाउद्दीन खिलजी का जैसे ही शासन आता है उसने परमानेंट आर्मी को इंट्रोड्यूस किया था, लीडिंग टू अ सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अकबर्स रूल, और फिर उन्होंने कहा था कि जो सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन रहना चाहिए, अकबर के समय सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन था, अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था कि हाँ फिक्स होनी चाहिए परमानेंट आर्मी। मॉरलैंड क्या होते हैं, यानी हिस्टोरियन जो होते हैं, मॉरलैंड जिन्हें कहते हैं, कमांडर्स रिलाइड ऑन चील्स पर्सन स्लेव्स रॉयल रेटरेंस, इसका मतलब जो कमांडर होते थे वो रिलाइड करते थे चेलास और पर्सनल सेल्व्स और लॉयल रेस्टोरेंट पर करते थे, उनके पर्सनल होते थे स्लेव्स लोग जो होते थे। हॉर्सेस वर ब्रांडेड टू प्रिवेंट करप्शंस, हॉर्सेस को ब्रांडेड किया गया करप्शन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। वेयर ऑफिसर्स फैसले क्लैम्ड अ हायर नंबर ऑफ हॉर्सेस, बहुत सारे लोगों के पास बहुत तरीके के हॉर्सेस रहते थे। इक्वल मिक्स ऑफ अफगान्स, राजपूत्स एंड मुस्लिम्स टू अवॉइड रेबिलियंस, और यहाँ पर आर्मी के अंदर सबको इंक्लूड किया गया, इक्वल मिक्स किया गया कि अफगान भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राजपूत भी एंड मुस्लिम्स भी, तो रेबिलियंस ताकि झगड़े ना हो और एक दूसरे के खिलाफ, रेबिलियंस यानी होता है कि क्रांति ना हो सके सब, वरना अगर एक ही जाति के लोग मिल जाते तो वहाँ पर बहुत बड़ी क्रांति होने का डर है। रिलीजियस स्कॉलर्स लाइक मॉस्क्यू वर्सन संत रिसीव्ड फिक्स सैलरी, उन्हें जो धार्मिक लोग थे, चाहे वो मस्जिदों में काम करे, चाहे वो संत हों कोई मंदिरों में काम करे, उस समय उन्हें फिर बाद में मुगल पीरियड में एक फिक्स्ड सैलरी मिलती थी। जागीरदारी सिस्टम क्या है, दीवान तान सैलरी डिपार्टमेंट इसे कहा जाता है, दीवान तान जिसको सैलरी डिपार्टमेंट कहा जाता है, हैंडल्ड सैलरी, यही सिर्फ सैलरी का जो काम देखते थे। वर्ड तनख्वाह आज भी हम यूज़ करते हैं सैलरी के लिए, तो ये वहीं से आया हुआ वर्ड है। वर्ड तनख्वाह ओरिजिनेट फ्रॉम मुगल टाइम्स, ये मुगल काल से देखने को मिलता है। तन यानी बॉडी और ख्वाह यानी नीड, जो बॉडी को नीड हो, बॉडी की नीड के लिए जितना पैसा चाहिए वो तनख्वाह होती है। अपार्ट फ्रॉम कैश सैलरी, कैश ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैश सैलरी दी जाए, मुद्रा लोन मतलब दिया जाए। सम वर ग्रांटेड जागीर्स, उसके जगह ज़मीन भी ग्रांट कर दिए जाते थे। लैंड, जागीर यानी लैंड ग्रांट्स हो जाती थी, ज़मीन के टुकड़े दे दिए जाते थे, कभी पैसे नहीं होते तो ज़रूरी नहीं है कैश ही सैलरी दी जाए। जागीर सिस्टम क्या है, राइट टू कलेक्ट रेंट, यानी रेंट जो है, लैंड्स का रेंट जो है उसको कलेक्ट करना, नॉट लैंड ओनरशिप,
राइट। लैंड की ऑनरशिप नहीं लेना, बस आप जागीर है आपकी, आप उसका मुझे टैक्स दे दीजिए या फिर आप रेंट दे दीजिए, यही है जागीर, कि उसकी ज़मीन ना लेकर उससे रेंट लिया जाए। यूज्ड इन फार फ्लंग एरियाज ड्यू टू डिफिकल्टी इन, बहुत दूर दूर जो ऐसे एरियाज थे जो बहुत दूर थे, फार फ्लंग थे, वीरान थे, ऐसे एरियाज से टैक्स कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था क्योंकि इतना जाने का बहुत है। तो जहांगीर एक्सपेंडेड जागीर, जहांगीर के समय, जे से हम याद रखेंगे, जहांगीर के समय जागीर को एक्सपेंड किया जाता है, बट औरंगजेब रिस्ट्रिक्टेड देम, लेकिन औरंगजेब जागीर प्रथा को खत्म करना चाहते उस समय। शेर शाह सूरीज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखते हैं हम छोटा सा। ब्रीफली रूल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, अच्छे से रूल, डेवलप्ड मौर्यन एरा रोड्स, और मौर्यन साम्राज्य में जितनी भी रोड्स थे उन्हें और डेवलप्ड किया। लेड द फाउंडेशन ऑफ ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड, हमें सबको पता है ग्रैंड रोड का जो निर्माण है वो शेर शाह सूरी ने करवाया था। यही इनके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक रिफॉर्म्स थे। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स में भी बहुत सुधार किया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, राजा तोदरमल रिफॉर्म्स हम देखते हैं। राजा तोदरमल के समय भी बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे, लाइक ज़मीनों से और उनके कर से रिलेटेड, ज़मीन के टैक्स सिस्टम से रिलेटेड रूल्स आए थे। लैंड क्लासिफिकेशन होती है। पोलाज, पोलाज का मतलब होता है कल्टिवेटेड एवरी ईयर, ऐसी लैंड जो हर समय हर साल जो है कल्टिवेटेड हो, जिसपे कृषि हो। देन परोती यानी पड़ाती होती है, फॉलो 1-2 ईयर्स वहाँ पर खेती होती है। चचहार मतलब फॉलो 3-4 ईयर्स, और बंजर होती है परमानेंटली बैरन लैंड जहाँ पर कभी खेती नहीं हो सकती। रेवेन्यू डिटर्मिनेशन देखते हैं। जब्ती यानी नकद, रेवेन्यू फिक्स्ड मेजरमेंट की, हर समय आपको नकद पैसे इतने देने हैं जो आपकी फिक्स्ड मेजरमेंट है। नक्श और कनाकट, कनाकट एस्टिमेटेड रेवेन्यू विदाउट मेजरमेंट, बिना किसी मेजरमेंट के लेना, नक्श। देन गला बख्शी, क्रॉप शेयरिंग बिटवीन फार्मर एंड स्टेट, कि आप क्रॉप दीजिए, आप अगर कैश नहीं दे सकते, तो ऐसा सिस्टम था। एजुकेशन सिस्टम देखते हैं। डिग्री सर्टिफिकेट सिस्टम था। फजील फॉर लॉजिक एंड फिलोसफी स्टूडेंट, जिनको जो तर्क की पढ़ाई और दर्शन की पढ़ाई करते हैं उनको फजील डिग्री मिलती थी। और आलिम डिग्री फॉर रिलीजियस एजुकेशन, जो रिलीजियस स्टूडेंट थे जो धर्म की पढ़ाई करते थे उन्हें आलिम, और काबिल माने फॉर लिटरेचर स्टूडेंट, जो साहित्य की पढ़ाई करते थे उन्हें काबिल, ये नाम है इनके। फिर हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन शिवाजीज कोर्ट, मराठा एम्पायर में थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि उस समय मुगल के साथ साथ सदर्न एरियाज में मराठा, महाराष्ट्र साइड में मराठास का भी रूल था। सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, सेम ही था, विद 8 चीफ मिनिस्टर्स थे। जैसे पेशवा एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक वेलफेयर की बात करता था, प्रशासनिक और जन कल्याण की। आमात्य यानी मजूमदार, आमात्य जो उन्हें कहा जाता था, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मजूमदार देखते थे। मंत्री और वाक्या निवास जिसे हम कहा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड मीटिंग्स को हेल्ड करते थे मंत्री और वाक्य निवास। देन सूर्यनिवास जो है लैंग्वेज और ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिशियल लेटर्स लिखते थे, लैंग्वेज भाषा पर थे। सुमंत और दाबीर, सुमंत और दबीर फॉरेन रिलेशंस और ट्रेटाइसिस को देखते थे, फॉरेन रिलेशन यानी विदेश नीतियों को सुमंत देखते थे। सेनापति मिलिट्री कमांडर हुआ करता था। देन पंडित राव रिलीजियस और चैरिटेबल अफेयर्स को देखते थे, जो भी कोई डोनेशन, चैरिटेबल अफेयर्स, रिलीजियस धर्म से रिलेटेड, विच इज धार्मिक। देन जज लीगल डिस्प्यूट सॉल्व करता था, विच इज रिलेटेड टू हिंदू लॉ और कानून। लेगेसी ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं। इन्फ्लुएंस्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस किया। पर्शियन रिमेन टू यूज अलॉन्ग साइड्स इंग्लिश, पर्शियन यूज होती थी, इंग्लिश नहीं। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव पैलर्स देखते हैं। सूबा, प्रोविंस, स्टेट एंड प्रोविंस जिसे कहा जाता है प्रांत हिंदी में, एंड सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट, परगना या तहसील, ब्लॉक जिसे आज हम कहते हैं। पर्शियन वर्ड्स स्टिल इन यूज, जैसे कुछ कुछ रुपी, खजाना, दीवानी, सैलरी, पटवारी, मुकादम, और आज भी यूज़ होते हैं, स्टिल इन यूज़ हैं। चौधरी, चौकीदार, हुजूर, सरकार, ये आज भी यूज़ होते हैं, ये सब पर्शियन वर्ड्स हैं। जोग्राफिकल टर्म्स लाइक विलेज नेम्स, मजरा और नंगल आज भी यूज़ होते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड लाइक कोस, आज हम कहते हैं ना इतने कोश का, तो ये आज भी वर्ड्स यूज़ होते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं देखते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की। बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क था, बहुत कानून स्ट्रिक्टली फॉलो होते थे। ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंटेशन था, क्योंकि आज भी हम देखते हैं ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर रखे हुए हैं ये सब कुछ। एंड रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छे से ये लोग करते थे, पेन पेपर का वर्क। लार्ज स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, अभी हमने पढ़ा, ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। कोई सिस्टमेटिक किसी तरीके की व्यवस्था होना ही प्रशासनिक व्यवस्था है। मिलिट्री बेस्ड गवर्नेंस था, हर चीज़ अकॉर्डिंग टू सेना का कमांड चलता था। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस एलिमेंट्स,
रिलीजियस एलिमेंट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर वास्तव में धर्म से रिलेटेड भी ऐसे तत्व शामिल हैं। इफ़िशिएंट कम्युनिकेशन था, जो संचार है वो बहुत इफ़िशिएंट, और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा था। एक्सपर्टीज ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को चलाने वाले लोग थे वो बहुत एक्सपर्टीज थे अपने काम में। रिफॉर्म्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बाद में उसमें सुधार आया लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम भी था। These elaborate structure laid the foundation of British colonial administration and influence modern Indian governance। आज के आधुनिक मॉडर्न गवर्नेंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसने बाद में फाउंडेशन रखी थी ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की भारत के अंदर। अब हम एक देखते हैं कि जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हायरार्की क्या है, वो कैसे फॉलो होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या रहती है, स्ट्रक्चर देखते हैं, मैनर, सेंट्रल गवर्नेंस और विलेज में क्या क्या है। सबसे पहले केंद्रीय स्तर, ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। बीच में सरकार, जो मध्य में कैसी शासन प्रणाली थी, सेंट्रल में कैसा था, केंद्रीय स्तर कैसा था। एट द टॉप ऑफ द शहनशाह, जिसे एम्पीरियर कहा जाता था, हु लीड्स होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर, शहनशाह के हाथों में सारी पावर हुआ करती थी। अंडर हिम, उसके अंदर की ऑफिशियल्स मैनेज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट तरह के लोग आते थे, लेकिन सबसे ऊपर कौन था, शहनशाह एम्पीरियर था। उसके नीचे है वजीर, प्राइम मिनिस्टर है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन वजीर ही संभालता था, संपूर्ण प्रशासन वजीर के अंडर आता था। सबसे ऊपर शहनशाह, फिर वजीर, उसके वजीर के नीचे दीवान आता था, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होता था, पैसों से रिलेटेड काम देखता था। फिर आता है मीर बख्शी, जो मिलिट्री अफेयर्स देखता था। दिन मुत्सिब जो होता था वो देखता था इंश्योर्ड रिलीजियस एंड मॉरल कंडक्ट, जो मॉरल कंडक्ट विच इज़ रिलेटेड टू वैल्यूज़ एंड मॉरलिटी, इंश्योर्ड धार्मिक ग्रंथ मुत्सिब देखता था। फिर सदर उत सुदूर देखता था, हैंडल रिलीजियस एंड चैरिटेबल मैटर्स विच इज़ रिलेटेड टू फंड्स एंड ये सब, ठीक है, धर्म से रिलेटेड। काजी यानी चीफ जज हुआ करता था, जुडिशरी हेड होता था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतों के स्तर पर, जिसे सूबा स्तर कहा जाता था। प्रोविंस यानी प्रांत, और प्रांत को पर्शियन में सूबा कहा जाता है। तो सूबेदार, नाजीम, सूबेदार, गवर्नर कंट्रोल्ड एंड एंटायर प्रोविंस, पूरे प्रांत का मालिक हुआ करता था। इस तरह से बांटा गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लोकलाइज गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। दीवान का मतलब होता था मैनेज्ड रेवेन्यू एंड फाइनेंस, दीवान जो है रेवेन्यू कर को, लैंड से कर कलेक्ट करना और फाइनेंस को देखता था। बख्शी मिलिट्री ऑफिशियल्स ऑफ प्रोविंसेस देखता था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सरकार स्तर होता है उस पर फौजदार हुआ करते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉ इन्फोर्स, मेंटेन्ड सिक्योरिटी, असिस्टेड बाय अमीर। फिर बीती विची एंड खजानदार, खजानदार यानी खजाना, खजाना से रिलेटेड होता है ट्रेजरी विच इज़ रिलेटेड टू पैसा। फिर बीती विची यानी अकाउंट कीपर विच इज़ रिलेटेड टू बुक, हम याद रखेंगे, बीती विची अकाउंट कीपर। अमीर होता था नोबल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को रखने वाला। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, परगना स्तर पर हम देखते हैं शिकदार होता है, जो मैनेज करता है ऑल सब डिस्ट्रिक्ट को, परगना को, रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एनफोर्समेंट, और ऊपर से जो उसे आदेश मिलते हैं उसे किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है। शिकदार जो है वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे मैनेज करने के लिए, जो ऊपर से उसे लॉ को इन्फोर्स करवाने के, लॉ को लागू करने के ऑर्डर मिलते थे उसको। देन कानून गो क्या होता है, एक पोस्ट है। कैप्ट लैंड रिकॉर्ड, जितने भी ज़मीनों के रिकॉर्ड रखना, और रेवेन्यू डिटेल्स की, किसने लैंड के ऑनर ने डिटेल्स रखना कि दिया या नहीं दिया टैक्स। ओके, पटवारी क्या काम करता था, पटवारी मेंटेन टैक्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर विलेजेस, विलेज में टैक्स के रिकॉर्ड को रखता था। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, गांव स्तर पर कितने एकदम सिस्टमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिलता है मुगल पीरियड के अंदर। हर एक चीज़ डिफाइंड है, गांव, विलेज, जिसमें मुकदम होता था, विलेज हेड होता था मुकदम। पटवारी हैंडेड लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस। फिर चौधरी मैनेज डिस्प्यूट्स, एक तरह से पंचायत बैठाया जाती थी चौधरी में। फिर चौकीदार मेंटेन सिक्योरिटी इन विलेज, चौकीदार होता था जो गांव की सुरक्षा करता था। द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज हायरार्कियल, बहुत हायरार्की थी ऊपर से नीचे, विद रिस्पॉन्सिबल डिवाइडेड फ्रॉम द सेंट्रल टू विलेज, ऊपर सेंट्रल से लेके विलेज तक कितनी अच्छे तरीके से बांटा गया है। रेवेन्यू कलेक्शंस वॉज क्रूशियल, ज़रूरी था रेवेन्यू कलेक्शन करना, विद ऑफिशियल्स लाइक दीवान, कुनगो और पटवारी मीनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, लॉ एंड ऑर्डर, फौजदार, शिकदार एंड मुकदम। द सिस्टम इंश्योर्ड सेंट्रलाइज कंट्रोल बट प्रोवाइडेड अ स्ट्रक्चर डेलीगेशन ऑफ पावर। यहाँ हमें स्ट्रक्चर डेलीगेशन, प्रत्यायोजन देखने को मिलता है पावर का बहुत ही शानदार तरीके से। तो ये हमने पढ़ा कि मुगल पीरियड में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। आगे हम पढ़ेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।